हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी। स्वागत है आपका अपने चैनल रीड टू सक्सेस में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ईवीएस की ये जो क्लास है इसमें हम ईवीएस का 4th चैप्टर देखेंगे, वाटर यानी कि जल के बारे में। इससे पहले हमने 3 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं, खत्म करनी है, जिसमें हमने फूड भोजन के बारे में पढ़ा, फिर हमने फैमिली एंड फ्रेंड्स दूसरा चैप्टर पढ़ा और थर्ड फिर हमने पढ़ा शेल्टर यानी कि आवास या आश्रय के बारे में। तो 3 चैप्टर फिनिश हो गए हैं, ये 4th चैप्टर है। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो चैप्टर एक बार अच्छे से देख लें। तो दोस्तों, वाटर यानी कि जल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जल हमारी एक बेसिक नीड है। बेसिक का मतलब मूलभूत आवश्यकता है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं जल ही जीवन है, यानी कि जीवन किस पर टिका हुआ है? जल पर। और इसीलिए ही हम जल के संरक्षण यानी कि जल को बचाने के लिए प्रयास करते हैं, बहुत सारे सम्मेलन होते हैं। तो आखिर जल इतनी उपयोगिता आखिर क्यों है? तो ये जल के यूजेस क्या हैं? दोस्तों, पहली बात ये कि ये चैप्टर आपके जीवन के लिए भी जल उपयोगी है और जल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो आपका एग्जाम है सीटेट यूपीटेट, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो 2 से 3 नंबर आप यहाँ से पक्के कर सकते हो। एक बार बस थोड़ा सा अच्छे से इसे देखने की आपको ज़रूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि आखिर जल है क्या। तो जल एक अकार्बनिक यौगिक है, यानी कि अकार्बनिक का मतलब इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। यौगिक बोलते हैं कंपाउंड के लिए, यानी कि ये एक से अधिक तत्वों से मिली हुई जो चीज होती है वो यौगिक कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं जल के बारे में। जल यानी कि वाटर। वाटर जल पानी एक ही बात है, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। अब देखो, थोड़ी सी बात आपको समझनी है। जल का फॉर्मूला क्या है? H2O। इसका मतलब है कि यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और जहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता, O मतलब ऑक्सीजन सिंगल लिखा हुआ है, तो यहाँ इसका मतलब होता है 1। तो यानी कि ऑक्सीजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं को मिलाकर क्या बना है? जल बनता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ। तो जल अकार्बनिक यौगिक है, यानी कि अकार्बनिक कंपाउंड है। ठीक है दोस्तों, जो हाइड्रोजन के 2 तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना है। तो यहां आपको दिखा रहे हो जल यानी कि H2O। तो H2O में क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है और इनको मिलाकर बनता है आपका जल यानी कि वाटर। तो दोस्तों, कभी कभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपसे रेशियो पूछ लेता है, तो रेशियो आप कैसे बताओगे? रेशियो होता है इसका अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 एटम हैं, तो 2 अनुपात ऑक्सीजन का कितना है? 1 परमाणु है, तो 2 अनुपात 1। तो आपको पहली बात ये समझनी है, जल अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक मतलब इसमें कार्बन नहीं है, क्योंकि आपको देख रहे हो यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन आपको दिखाई नहीं दे रहा। फूड वाले चैप्टर में हमने जाना था ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था? C6H12O6। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ C4 होता है कार्बन, H4 हाइड्रोजन, O4 ऑक्सीजन। तो कार्बन के 6 परमाणु थे, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है। जबकि यहाँ वाटर की बात करें तो वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो यहाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसलिए जल अकार्बनिक है, क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है, जल एक अकार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन के 2 तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाकर बना है, जिनका अनुपात होता है 2:1। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए जल का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि अगर आप जिंदा हो तो उसमें भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर वाटर ना हो तो हो सकता है आप जिंदे भी ना रहो। रीजन क्या है उसका? कि आपके जो फूड का सोर्स होते हैं, फूड यानी कि भोजन आप कहाँ से लेते हो? वनस्पति यानी कि वेजिटेशन पे डिपेंड करते हो, पेड़ पौधों पर निर्भर करते हो। और पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं। अब जब वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं? वाटर यूज करते हैं, सनलाइट यूज करते हैं। तो जब वाटर ही खत्म हो जाएगा तो पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे और आप भी पेड़ पौधों से खाना नहीं ले पाओगे। इसलिए जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रहोगे। तो ये आगे जाके हम यूजेस ऑफ वाटर, यहाँ वाटर के उपयोग के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ एक एक पॉइंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखो। तो पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए जल का महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि हर जगह आप जल का यूज देखते हो, खाने में, पीने में, नहाने
खाने में, धोने में, अगर आपको नहाने को ना मिले तो सड़ जाओगे 1 महीने में, ठीक है दोस्तों, और बाकी कपड़े वॉश करने को ना मिले, तो पानी की बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में उपयोगिता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल उपस्थित है। तो यहाँ आपको बात ये समझनी है कि अर्थ हमारी ये रही, पृथ्वी हमारी ये रही, तो पृथ्वी की हम सतह पर रहते हैं, सरफेस पर रहते हैं, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर नहीं रहते, पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। कैसी है पृथ्वी? अंडाकार शेप में है, ठीक है दोस्तों। तो इसके पृथ्वी की टोटल पृथ्वी की सतह की बात करूं, सरफेस की, तो 3/4 भाग पर, यानी कि 4 में, अगर मैं टोटल पृथ्वी को 4 भाग में डिवाइड करूं तो 4 में से 3 पर, यानी कि मैं यहाँ ये कर रहा हूं इस तरीके से, तो आपको दिखाई देगा ये 3 भाग क्या है? जल के हैं, और 1 भाग किसका है? स्थल। स्थल मतलब लैंड एरिया, ये क्या है? जल, यानी कि 3/4, यानी कि 3 भाग पर 4 में से 3 पर क्या है? जल है, और बचा कितना हमारा? 1, तो 1 पर क्या है? स्थल, यानी कि पृथ्वी की सरफेस पर, सतह पर 3/4 पार्ट पर क्या है? जल है, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे परसेंटेज में पूछे, अर्थात पृथ्वी के 71% यानी कि 71% पार्ट पर जल है, यानी कि ये पार्ट कितना है? 71%, तो 71% पे क्या है? जल है, तथा 29% भाग पर स्थल है, यानी कि 71 पे तो आपका वाटर है, और 29% पे क्या है? आपका लैंड एरिया, यानी कि स्थल, जमीन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, उत्तरी गोलार्ध में 40% जल तथा 60% स्थल है। यहां बात थोड़ी सी आपको फिर से समझनी है। देखो दोस्तों, पृथ्वी पर एक रेखा जाती है 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, जैसे 0 डिग्री अक्षांश, तो पृथ्वी है, ये अर्थ है, ये जा रही है 0 डिग्री अक्षांश, तो 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, या विषुवत रेखा, या भूमध्य रेखा, ठीक है दोस्तों। ऊपर वाला जो आधा गोला बना, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला जो आधा गोला बना, उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है हिमोस्फेयर, यानी कि गोले का आधा पार्ट। तो दोस्तों यहां आप देख रहे हो कि ये कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में 40% जल है और 60% स्थल है। तो आपको ये बात पता है कि हमारी पृथ्वी पर 5 बड़े महासागर हैं और 7 कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप हैं, तो यानी कि 5 बड़े ओशियन और 7 कॉन्टिनेंट हैं। कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो स्थल होते हैं, लैंड एरिया होता है। ओशियन जो होते हैं समुद्र, वहाँ वाटर मिलता है, जल मिलता है। तो यहाँ आप बात करोगे तो यहाँ एशिया महाद्वीप है, यहाँ तुम्हारा क्या है? नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ क्या है? अफ्रीका है, यहीं इसके बराबर में क्या है? यूरोप है। तो ये क्या है? ये जमीन के भाग हैं। तो ये जमीन कितनी है? उत्तरी गोलार्ध में कितनी जमीन है? 60% जमीन है और 40% क्या है? पानी है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को कैसा, जब जमीन ज्यादा है तो स्थल गोलार्ध भी कहा जाता है, स्थल गोलार्ध। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उत्तरी गोलार्ध में वाटर 40% है और लैंड यानी कि जमीन जो है वो 60% है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 40% जल, 60% स्थल है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को, नॉर्थ हिमोस्फीयर को स्थल गोलार्ध यानी कि लैंड हिमोस्फीयर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल तथा 19% 19% स्थल है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध यानी कि वाटर हिमोस्फीयर कहा जाता है। तो यहाँ थोड़ी सी बात समझनी है, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा आएगा? एक तो ऑस्ट्रेलिया आ गया तुम्हारा, थोड़ा सा पार्ट अफ्रीका का आता है, और यहाँ आ गया साउथ अमेरिका, ठीक है दोस्तों। और नीचे क्या है तुम्हारा? अंटार्कटिका। तो ये बात आपको थोड़ी समझनी है कि यहाँ ये जो स्थल है ये केवल कितने परसेंट है? 19% है, ठीक है ना। जबकि जल कितना है? तो जल है यहाँ 81%, तो पानी ज्यादा है, पानी 81% है, 81% है, और लैंड एरिया कितना है हमारा? केवल 19%, 19%। तो इसलिए जो साउथ हिमोस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, उसे जलीय गोलार्ध कहते हैं। तो ये आपको बेसिक पॉइंट हैं जो अभी समझने हैं, फिर हम इसके जो मेन पॉइंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं जल के स्रोत यानी कि सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी कि किस किस सोर्स से हमें वाटर मिलता है या कहाँ कहाँ वाटर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले बात करें जल के स्रोत यानी कि सोर्सेज ऑफ वाटर की, तो सबसे ज़्यादा जो वाटर पाया जाता है वो महासागर या सागरों के रूप में मिलता है, यानी कि ओशियन
के रूप में हमें ज्यादा मिलता है। कितने परसेंट मिलता है? तो कुल जल अपने आप में 100% है। कितना है? 100%। यानी कि जल कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो 100% जल में से 97.25% यानी कि 97.25% जल किसके रूप में? महासागर और सागरों के रूप में। अब एक छोटी सी बात आपको समझनी है। मैं कहूं कुल पूरी पृथ्वी पर अगर 100 लीटर जल है, 100 लीटर फॉर एग्जांपल, तो उस 100 लीटर जल में से 97 लीटर से भी ज्यादा किसके रूप में है? महासागर और सागरों के रूप में है। तो यहां बात करें तो सबसे ज्यादा जल किस रूप में मिलता है? महासागर और सागर के रूप में। कितने परसेंट? 97.25% यानी कि 97.25%। आगे बात करें सेकंड, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जल है वो बर्फ या ग्लेशियर के रूप में है। ग्लेशियर आप जानते हो, हिमनद बोलते हैं जिन्हें, हिमनद। तो ग्लेशियर या बर्फ यानी कि बर्फ जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पाई जाती है, ग्लेशियर जो हैं उनके रूप में मिलता है। वो कितना है? 2.05%। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें भूमिगत जल, जो आप जमीन के अंदर से निकालते हो। जमीन के अंदर आपने हेडपंप, समरसेबल लगा रखे होते हैं, तो जमीन से आप क्या करते हो? वाटर बाहर निकालते हो। तो जमीन के अंदर भी लिमिटेड वाटर है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, जितना मर्जी निकाल लो। वो लिमिटेड भी कितना है? 0.65%। बस इतना ही पानी भूमि के अंदर है, जमीन के अंदर है, अंडरग्राउंड वाटर है। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें फोर्थ नंबर, नदियों, झीलों और तालाबों के रूप में। रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स, यानी कि नदी और झील और तालाब के रूप में कितना जल है? तो वो केवल 0.05% ही नदियों, झीलों और तालाबों के रूप में हमें जल देखने को मिलता है, पाया जाता है। वायुमंडल में तो आपने पता होगा कि जब हम जल को गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर यानी कि वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। ठीक है दोस्तों। और बादल बन के फिर बारिश करते हैं। वो कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा आपको। वाटर साइकिल भी समझेंगे, जल चक्र क्या होता है। तो वायुमंडल से क्या होता है? वायुमंडल में प्रेजेंट होता है किसके रूप में? वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प के रूप में। यानी कि जब जल को गर्म करते हैं तो वाष्प बन के वो ऊपर उठ जाता है, जिसे ही क्या कहते हैं? जल वाष्प कहते हैं। तो वायुमंडल में कितना प्रेजेंट है? 0.001%। तो ये हमारे 5 अलग अलग सोर्सेस थे वाटर के, जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। आपसे पूछे कि जल के स्रोत में सबसे ज्यादा जल किस रूप में अवेलेबल है, तो आप बताओगे सबसे ज्यादा जल महासागर या सागरों के रूप में उपस्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन महासागर और सागरों का जल जो होता है वो कैसा होता है? सलाइन वाटर होता है, खारा पानी होता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पृथ्वी पर कुल जल कितना परसेंट है? 100%। मैंने आपको बताया कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, जल भी अपने आप में कितना है? 100%। जो पृथ्वी पर टोटल जल है वो कितना है? 100% है। अब इस 100% में से लगभग 97% किसके रूप में? सागर और महासागर के रूप में। तो 97% जो पानी पाया जाएगा वो कैसा होगा? श्लाइन वाटर यानी कि लवणीय जल, या जैसे बोलते हैं हम खारा जल, खारा पानी, खारा जल। अब दोस्तों जो खारा पानी होता है, सलाइन वाटर होता है, वो सलाइन वाटर पीने के योग्य नहीं होता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जितना भी हमारा महासागर या सागरों के रूप में जितना भी जल है वो कैसा है? सलाइन है। यानी कि सलाइन मतलब खारा या लवणीय है, यानी कि उसमें खारापन ज्यादा है, तो उसे पीने के योग्य नहीं माना जाता। तो इसीलिए ये पीने के योग्य नहीं है। कितना परसेंट? 97%। अब देखो आगे बात करनी है। 3% पानी ही 100% में से केवल 3% पानी कैसा है? फ्रेश वाटर है, यानी कि शुद्ध जल है, जो किसके? पीने के योग्य है। लेकिन दोस्तों इस 3% पानी में भी 2% जल ऐसा है जो कहाँ है? ध्रुवों पर है, ग्लेशियर के रूप में, बर्फ या ग्लेशियर के रूप में। बचा कितना हमारे पास? तो 1% जल बचा जो हमारे यानी कि मानव के लिए उपयोग के लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है। यानी कि जल 100% है, लेकिन 100% में से सिर्फ 1% पानी ही ऐसा है जिसे हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं या करते हैं। तो बात करते हैं, दोबारा समझना है, पृथ्वी पर कुल जल कितना है? 100%। 100% में से 97% पानी कैसा है? यानी कि सलाइन वाटर, यानी कि लवणीय या खारा जल। यानी कि खारा जल कैसा होता है? पीने के योग्य नहीं होता। 3% कैसा है? फ्रेश वाटर, यानी कि शुद्ध जल। अब शुद्ध जल किसके? पीने के योग्य होता है। लेकिन शुद्ध जल में भी 2% पानी, यानी कि इस 3 में से भी 2% पानी कैसा है? जो ग्लेशियर या बर्फ के रूप में उपस्थित है, तो वो हमारे यूज का नहीं है। मानव के यूज का कौन सा है? जो बचा हुआ 1% है, जो नदियों के रूप में, वर्षा के रूप में जो देखने को हमें मिलता है। तो ये पानी जो है, ये पानी के क्या थे? हमारे सोर्सेस थे। तो ये आपने थोड़े से समझे। अब बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था पृथ्वी पे कितने? 5 ओशियन यानी कि 5 महासागर हैं। क्या है दोस्तों? 5
महासागर। तो कई बार पूछ लेता है आपसे कि कौन सा महासागर बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो 5 के 5 मैंने लिखे हैं, सीक्वेंस से लिखे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो इनके नाम ध्यान रखने हैं। प्रशांत महासागर इसे बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। दूसरा है अटलांटिक महासागर यानी कि अटलांटिक ओशियन। थर्ड है हमारा हिंद महासागर जिसे बोलते हैं इंडियन ओशियन। आगे है हमारा दक्षिणी महासागर, इसे बोलते हैं साउदर्न ओशियन। और नेक्स्ट है हमारा आर्कटिक महासागर यानी कि इसे बोलते हैं आर्कटिक ओशियन। तो मैं बात करूं आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये सबसे बड़ा है कौन सा, प्रशांत। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा ओशियन है, लार्जेस्ट ओशियन है। अब से बात करें सबसे छोटा ओशियन कौन सा है, तो आपको बताना है आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा है एरिया में, सबसे छोटा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार आपको अरेंजमेंट के लिए भी दे देगा कि सीक्वेंस वाइज लगाओ, तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिणी महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर हैं, 5 ओशियन हैं और ये सीक्वेंस वाइज है। सबसे बड़ा पूछे आपसे प्रशांत यानी कि पैसिफिक ओशियन और सबसे छोटा पूछे आपसे तो आप बताओगे आर्कटिक महासागर यानी कि आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा महासागर है। ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर यानी कि जल की कुछ विशेषताएं या गुण। तो जल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या खास बात है इसमें, ये जानने का हम प्रयास करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं तो फर्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी कि सार्वभौमिक विलायक। इसका मतलब ये, विलायक मतलब जो सब चीज को घोल दे। जैसे कि आपने पानी में नमक डाला वो भी घुल गया, पानी में चीनी डाली वो भी घुल गया। तो आप जो भी चीज वाटर में डालोगे उसे वो क्या करेगा, घोल देगा यानी कि विलयन बना देगा उसका। तो ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है यानी कि सार्वभौमिक विलायक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट बोलते हैं पारदर्शक। तो कोई भी चीज, मछली नीचे तैर रही है जल में तो आप उसे मछली को देख सकते हो, इसका मतलब क्या है, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट है, आर पार देखा जा सकता है जल से। तो जल क्या है, ट्रांसपेरेंट है यानी कि पारदर्शक है, ये बात भी आपको समझनी है। आगे डालें, थर्ड प्रॉपर्टी है नजर इस पे, तो ये है कलरलेस। कलरलेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि इसका कोई अपना कलर नहीं है, यानी कि जल का कोई कलर नहीं है। तो कलरलेस है, रंगहीन है और जैसे बेरंग भी कह सकते हो, इसका कोई भी कलर नहीं है वाटर का। तो वाटर क्या है, कलरहीन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा टेस्टलेस यानी कि स्वादहीन। इसमें कोई टेस्ट नहीं होता। जब पानी पीते हो आप, ना तो खट्टा लगता है ना मीठा लगता है, तो कैसा होता है, टेस्टलेस। बेसिकली होता क्या है कि वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना है, वाटर का पीएच वैल्यू 7, और किसी का अगर पीएच वैल्यू 7 होता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इसलिए वाटर का कोई भी टेस्ट नहीं है। तो जो शुद्ध पानी होता है, प्योर वाटर होता है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आपको याद रखनी है 7। और ये कैसा होता है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन। एक दरअसल होता क्या है कि एक पीएच स्केल होता है। अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 है तो उसे बोलते हैं हम न्यूट्रल। अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से कम है, यानी कि 0 से और यहाँ 7 तक के बीच, यानी कि 7 से कम होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, तो उसे बोलते हैं हम एसिडिक, अम्लीय। और अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, जैसे 7.1, 7.2, 7.5, कितनी भी हो, 8.9, जितनी भी, यानी कि 14 तक, तो उसे बोलते हैं हम कैसा, क्षारीय। ठीक है ना, एसिडिक, अम्लीय और बेस मतलब क्षार। तो बेस कब होगा, जब पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, 7 से पीएच वैल्यू कम है तो उसे क्या बोलते हैं, एसिडिक यानी कि अम्लीय। तो जल क्या है, 7 पे है, तो 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन यानी कि कोई टेस्ट नहीं है। तो जल का कोई टेस्ट नहीं होता है, स्वादहीन है यानी कि न्यूट्रल है, उदासीन है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो 7 होती है। नेक्स्ट बात करें, जल का कोई स्थायी आकार नहीं है, यानी कि इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। जिसमें भी आप डालोगे, वाटर में बोतल में डाल दिया आपने तो बोतल जैसा शेप इसने धारण कर लिया, कहीं भी डाल दोगे आप तो ऐसी शेप ये ले लेगा। तो इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें फॉर्म्स ऑफ वाटर यानी कि जल की अवस्थाएं। तो किन किन अवस्थाओं में जल देखने को मिलता है, तो जल की बेसिकली 3 अवस्थाओं में जल हमें पाया जाता है।
फर्स्ट आपने आइस देखी होगी, बर्फ देखी होगी, तो बर्फ कैसी होती है, ठोस होती है, सॉलिड। तो जल 3 अवस्थाओं में मिलता है। फर्स्ट हमारा, जैसे कि आप बर्फ देखते हो तो बर्फ किस अवस्था में होती है, ठोस, तो ठोस अवस्था में पाया जाएगा बर्फ के रूप में। दूसरा, जल खुद स्वयं लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है, तो जल किस में मिलता है, द्रव अवस्था में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जल वाष्प या वाष्प जिसे बोलते हो, जब आप जल को गर्म करते हो तो वो भाप बन के उड़ने लगता है, उसे ही बोलते हैं वाटर वेपर, जल वाष्प, या फिर उसे ही वेपर बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं। तो जल वाष्प के फॉर्म में मिलता है। और जो वाष्प होती है वो क्या होती है, गैस होती है। क्या होती है दोस्तों, गैस। तो जल हमारा तीनों अवस्थाओं में मिलता है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था में खुद जो लिक्विड फॉर्म में हम पीते हैं पानी, वो द्रव अवस्था होती है, लिक्विड फॉर्म होती है, और गैस में वाष्प यानी कि वेपर के रूप में। अब ये बात करूं मैं तो ये इंटर कन्वर्ट फॉर्म है, तीनों की तीनों कैसी हैं, इंटर कन्वर्ट फॉर्म, जिन्हें बोलते हैं अंतः परिवर्तन अवस्था। इंटर कन्वर्ट कैसे हैं ये बात समझनी है। आपने आइस ली, क्या ली दोस्तों, आइस। आइस मतलब बर्फ, और बर्फ को आपने गर्म करना यानी कि हीट देना प्रारंभ किया, तो बर्फ किस में बदल जाएगी, लिक्विड में। तो यानी कि जल की ये सॉलिड फॉर्म थी आइस, और वो हीट दी गर्म करने पर किस में बदल गई, लिक्विड में। आप किसी भगोने में बर्फ लो और उसे गैस के ऊपर रख दो तो वो किस में बदलनी शुरू हो जाएगी, लिक्विड में बदलनी शुरू हो जाएगी। तो यानी कि एक अवस्था से जल को दूसरी अवस्था में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। हमने ठोस से किस में बदल दिया, लिक्विड में बदल दिया, यानी कि द्रव में बदल दिया। और अगर इस लिक्विड को तुम और ज्यादा गर्म करोगे तो ये क्या करेगा, जब बर्फ को तुम गर्म करते ही जाओगे तो ये किस में बदल जाएगा, यानी कि वेपर यानी कि गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम जल की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने बर्फ को लिक्विड यानी कि जल के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और इस जल को लिक्विड को किसको, गैस को गैस के रूप में यानी कि वेपर के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो यानी कि जल की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं वो इंटर कन्वर्ट होती हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट उन्हें किया जा सकता है, एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। आप बर्फ को लिक्विड के रूप में, और लिक्विड को गैस के रूप में, और गैस को फिर दोबारा लिक्विड के रूप में, और फिर उसे बर्फ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। एक अवस्था को दूसरी अवस्था में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो जल की आपको पता होना चाहिए 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में बर्फ, द्रव में जल, और गैस में जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर को लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जल का हिमांक बिंदु कितना होता है। हिमांक बिंदु को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री पर अगर आप इसे ठंडा करते हो जल को, तो वो हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि आइस के रूप में बदल जाएगा। यानी कि 0 डिग्री पर किस में बदल जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस यानी कि बर्फ के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जल का हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि बर्फ के रूप में कन्वर्ट होने वाली स्थिति कब आती है, तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आगे बात करें क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब वो वाष्प में कन्वर्ट होना प्रारंभ हो जाए। तो वो कब होगा, जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा इसे गर्म करोगे, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल किस में कन्वर्ट होने लगता है, तो ये वाष्प यानी कि वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, यानी कि क्वथनांक बिंदु है, उबलने लगता है। अब देखो बात दोस्तों समझनी है थोड़ी सी, यहां बात ये समझनी है तुम्हें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके और आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि इस बीच में तो जल किस में मिलेगा, द्रव यानी कि जल की अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में। अगर आप इसे 0 डिग्री के जैसे ही 0 डिग्री से इधर आते हो यानी कि माइनस में टेम्परेचर जाता है, तो फिर ये किसके रूप में मिलेगा, आइस यानी कि सॉलिड फॉर्म में, बर्फ के रूप में बर्फ बन जाएगा। अगर 0 डिग्री से कम टेम्परेचर करोगे आप तो किस में बन जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। 0 डिग्री पर ही बर्फ में बदल जाता है। और जल को अगर आप गर्म करोगे 100 डिग्री पे जाके, ये किस में, यानी कि वाटर वेपर यानी कि वाष्प में, यानी कि गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री। जैसे ही जल को हमने 0 डिग्री टेम्परेचर दिया, 0 डिग्री पे लेके आए, इसे टेम्परेचर कम करा हमने, फ्रिज में रखी चीजें हमने, ठीक है, तो वो क्या होती है, किस में कन्वर्ट होने लग जाती है, बर्फ में। और 0 डिग्री से और 100 डिग्री के बीच किस में मिलेगा, द्रव अवस्था में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में। और 100 डिग्री पर जैसे ही हम
ने टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 100 डिग्री पर गर्म किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाष्प यानी कि गैस में। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी वाटर के बारे में। यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी कि सार्वभौमिक विलायक, कुछ भी डाल दो घुल जाएगा। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शक, आर पार दिखाई देता है, तो कोई भी चीज सिक्का पड़ा हो स्विमिंग पूल में ऐसे ही दिखाई देगा आपको। कलरलेस है, रंगहीन है, बेरंग है, कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। टेस्टलेस है, स्वादहीन है, कोई स्वाद नहीं होता। 7 इसकी pH वैल्यू है। और ये न्यूट्रल है, उदासीन है, तो इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है। जल का कोई स्थायी आकार नहीं होता यानी कि फिक्स शेप नहीं होती, इसका साइज नहीं है कोई। फॉर्म्स ऑफ वाटर यानी कि जल की अवस्थाएं तो 3 अवस्थाओं में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में बर्फ, द्रव में जल को ही रखते हैं और गैस में जल वाष्प को रखते हैं। तो ये इंटर कन्वर्ट है यानी कि अंतः परिवर्तन किया जा सकता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अभी इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज बची हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और उसमें हम जानेंगे कि डेंसिटी यानी कि जल का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, और उसमें अभी क्या जानेंगे कि कोई भी अगर चीज़ है, मैंने लकड़ी का कोई चीज़ डाली उसमें जल के ऊपर तो वो तैरने लग गई, जबकि अगर मैंने कोई कील डाल दी तो वो जल में डूब जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि जब आप आइस रखते हो फ्रिज में तो पहले उसकी ऊपर वाली परत जमती है, ऐसा आखिर रीजन क्या है? नीचे से जमना क्यों नहीं स्टार्ट होता है? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपना कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।